नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो संकेत तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, इनफैक्ट खराब ही नजर आ रहे हैं। स्टिक्स निफ्टी 200 अंकों की कमजोरी हमने देखी है, 16,200 के पास हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में हम बाकी मार्केट्स पर नजर डालें तो वहां पर भी बहुत खराब संकेत हैं। ऑलमोस्ट 600 अंकों की कमजोरी हमने निके में देखी थी, अभी 550 अंकों के आसपास की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। बाकी मार्केट्स भी लाल निशान में ही खुले हैं। हांगकांग का बाजार बंद है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो प्रेशर हमने यहां से भी बनता हुआ देखा है और आप कह सकते हैं कि कमजोर संकेत यहां से भी नजर आ रहे हैं। 400 अंकों से अधिक की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है, तो 165 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। कच्चे तेल की बात करें या ऑल इन ऑल कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इसकी शुरुआत भी एक नेगेटिव नोट पर हुई है। कच्चा तेल ब्रेंट $111 के नीचे उतरा है, तो WTI क्रूड की भी बात की जाए $108 के करीब है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हमारे मार्केट्स के लिए आज कैसे संकेत हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, शुक्रवार वाज नॉट गुड एट ऑल। नॉट एट ऑल। आज के संकेत देख के मुझे डर ही लग रहा है बिल्कुल कि मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये डर किस बात का है? डॉलर इंडेक्स भी 104 के पास भाग गया है। कोई वजह नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। जैसे हम फ्राइडे को भी बात कर रहे थे, कोई ऐसा ठोस संकेत निकल कर नहीं आ रहा है। शायद इसी वजह से डर है। शायद इसी वजह से आप कह सकते हैं डर है, क्योंकि यूजुअली कुछ एक इंडिकेशन मिल जाता है, या तो रशिया यूक्रेन में कुछ हुआ होता है, या कोई और ऐसा ग्लोबल ट्रिगर होता है, या तो अर्निंग्स की बात होती है, या कुछ डेटा ऐसा निकल कर आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 3-4 दिनों से जो एक्सप्लेन करे कि फ्राइडे को इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और फिर आज सुबह आप इतने कमजोर संकेत क्यों देख रहे हैं। तो बेहद खराब संकेत आ रहे हैं। जैसे आपने भी बताया, 425 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, डबल सेंचुरी लिखाकर नीचे की तरफ एसजेएक्स गिर रहा है। बाकी के एशिया के बाजारों में आप गिरावट देख रहे हैं, 2.5%। जापान के बाजार आपको टूटते हुए दिखे हैं। हांगकांग आज बंद है, रशिया में आज छुट्टी है, बट काफी खराब संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप फ्राइडे का अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो इतना खराब नहीं था, खराब था पर इतना खराब नहीं था। ऑन द फेस ऑफ इट एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन आपने फ्राइडे को गिरावट देखी। डाउ करीब 100 अंक नीचे गिरा, बट 600 अंकों की बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, काफी उतार चढ़ाव था। और अगर आप देखें तो टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी के साथ डाउ बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से करीब 425 अंकों की रिकवरी डाउ ने दिखाई। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज सुबह माहौल काफी बिगड़ा हुआ है जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑफकोर्स यहां पर थोड़ी ज्यादा कमजोरी आपको दिख रही है, और नैस्डैक में भी हमने देखा कि फ्राइडे के दिन करीब 1.4% की गिरावट आती हुई दिखी है। तो वहां पर थोड़ा बिकवाली का दबाव था। स्मॉल कैप्स में हमने ज्यादा बिकवाली दिखी, करीब 1.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आपको गिरते हुए दिखा। तो वैसे बाजार का मूड माहौल उतना अच्छा नहीं था, बट डाउ की रिकवरी से थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला था, जो आज सुबह आपको इवेपोरेट होते हुए दिख रहा है। सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स एक बार फिर से टूटे थे, तो वहीं से ज्यादा दबाव जो पिछले कुछ दिनों से आ रहा है आते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड एक बार फिर से और ऊपर जाती हुई दिखी है, 3.1 के पार है, 3.14% के आसपास है। अगेन 4 साल के फ्रेश हाई पर बॉन्ड यील्ड है, तो थोड़ी इन्फ्लेशन की चिंता जरूर वहां पर बनी हुई है। एनर्जी छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में आपने गिरावट देखी। और ये इसके बावजूद कि जो अप्रैल महीने की जॉब्स रिपोर्ट आई है वो एक्चुअली काफी अच्छी थी। 4.28 लाख जॉब्स जोड़ी गई हैं, अनुमान 4 लाख का था, तो अनुमान से बेहतर आई है। तो एटलीस्ट इकोनॉमिक डेटा का सपोर्ट है, बट इसके अलावा और कहीं से बाजार को सपोर्ट नहीं मिलते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी हमने 1.5% तक की गिरावट देखी है। कच्चा तेल हालांकि थोड़ा रिबाउंड आया था, 112 के पार गया था। अभी देखें तो दबाव आते हुए दिख रहा है करीब 1.5% नीचे, बट वो 110-111 की रेंज में ही आपको ब्रेंट दिख रहा है। पिछले हफ्ते 4% की तेजी थी, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है, सऊदी अरब ने अपने दाम घटाए हैं। जो एशिया को वो दाम बेच रहे हैं अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स के, वहां पर उन्होंने थोड़ी कटौती करी है चीन की डिमांड फिसलने के डर को देखकर। तो देखते हैं क्या इसका कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट तेल पर होगा कि नहीं। फिलहाल उतना बड़ा इंपैक्ट अभी तक तो आपको दिख नहीं रहा है। सोना भी $1880 के आसपास है, लगातार 3 हफ्तों से फिसलते हुए आपको दिखाए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अमेरिकी बाजारों पर नजर रखिए, क्योंकि लगातार 5 हफ्तों से अमेरिकी बाजार आपको गिरते हुए दिखे हैं। डाउ तो लगातार 6 हफ्तों से गिर रहा है, साप्ताहिक बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। बाकी अमेरिकी बाजारों में तो ये आखिरी बार हमने 10 साल पहले देखा था, जब 5 हफ्ते लगातार अमेरिकी बाजार फिसले थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट संकेत है जो दिखा रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल इस समय अच्छा नहीं है। डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट वीक रहेगा, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। हालांकि मार्च में 8.5% की एक पीक हो गई है, इस बार 8.1% का अनुमान है, बट डेफिनेटली वहां से आप सुस्ती एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ के ही रहने वाला है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट पीपीआई डेटा आने वाला है, यूके यूरोप का डेटा आने वाला है, चीन से इन्फ्लेशन और ट्रेड डेटा आने वाला है, फेड के कई स्पीकर्स पब्लिक स्टेटमेंट्स करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर
नतीजों का जो सीजन है वो तो चलता ही रहेगा। तो ओवरऑल अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से डाउ की 400 अंकों की गिरावट समझ में आए, बट डेफिनेटली मूड माहौल इस समय अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मूड माहौल अच्छा नहीं है। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इनफैक्ट एक बार शुक्रवार को जो संस्थागत निवेशक हैं उनके प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते तो यहां से भी कोई खुशखबरी तो मिलती नहीं दिख रही है। कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से भारी भरकम बिकवाली हमने 5,500 करोड़ के आसपास की देखी है। डीआईआईज, अच्छी बात यह है कि इनकी तरफ से लगातार सहारा बना हुआ है। 3,000 करोड़ से अधिक की खरीद हमने यहां बनते हुए देखी और एफएनओ स्पेस में भी एफआईआईज ने थोड़ा दमखम दिखाया है। 2,230 करोड़ के आसपास की खरीद हमने यहां से बनते हुए देखी है। तो जिस तरह के खराब संकेत आज हमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, इन सब के मद्देनजर हमारे मार्केट में आज मूड मिजाज कैसा रहेगा, कैसे ट्रेड करना है, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। संकेत तो सर बहुत ही खराब हैं। एफआईआईज की बिकवाली भी लगातार जारी है, वहां से भी राहत नहीं है। स्पेशली सर जब दीपांशु ने कहा कि कोई रीजन नहीं है, तो ऐसे में नर्वसनेस ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे मार्केट में आज क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? देखिए नेहा, इसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत तो खराब है। वीकेंड पर भी और आज फिर से सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स काफी तेजी से गिरावट दिखा रहे हैं। पिछला हफ्ता भी हमने काफी कमजोरी देखी है। सबसे बड़ी बात है कि काफी बड़े बड़े मूव्स बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि थोड़ा सा सावधान रहा जाए। अब हम ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अहम लेवल के पास जो कि 16,000 का है। आज के लिए जो सपोर्ट रेंज रहेगा वो 16,100 से 16,200 की रेंज में रहने वाला है। यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा गैप से खुलने के बाद, और ऊपरी स्तरों पर 16,400 16,475 आपके लिए रुकावट की जगह होगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,000 34,100 ये सपोर्ट है, और इसके नीचे जाने के बाद लगभग आज और आने वाले समय में 1,000 पॉइंट की रिस्क खुलती है। एक चीज ध्यान में रखनी होगी, 15,671 का लो बनाकर निफ्टी ने जो रिकवरी दी थी लगभग 2,000 पॉइंट की, वापस उस लेवल के बेहद करीब पहुंचा। उस समय बैंक निफ्टी ने 32,800 33,000 के आसपास जो बड़ा सपोर्ट लिया था और वहां से रिकवरी हुई थी, तो हम वापस उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन लेवल के आसपास आपको इस हफ्ते ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे पहले आज के लिए सपोर्ट जोन है। जहाँ तक बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों का सवाल है, 34,800 35,000 अब आपके लिए रुकावट का काम करेगा, और 34,100 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही भारतीय बाजार अभी ट्रेड कर रहे हैं, और वहां से संकेत काफी कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं, जिसका असर हमारे बाजारों पर पड़ेगा। एक ही अच्छी बात है कि एफआईआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफी घट गई है, तो बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है। ये इंडेक्स के लिहाज से ठीक है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली जब तक कम ना हो तब तक बाजार के लिए रिकवर होने में थोड़ी सी मुश्किल आती हुई दिखेगी। जी थैंक यू सर। इतने कह सकते हैं मुश्किल वक्त में और मुश्किल बाजार में हमारे दर्शकों को दिशा दिखाने के लिए लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी में 16,100 से 200 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और सर के हिसाब से 16,400 से 475 ये आज निफ्टी की ऊपरी रेंज साबित होगी। बैंक निफ्टी में भी 34,000 34,100 ये आज सपोर्ट वाली रेंज होगी, और अपर साइड में 34,800 से 950 ये बैंक निफ्टी टेस्ट करता दिख सकता है। ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या करना है ये तो अनिल सर ने बखूबी समझा दिया, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की हमारी लिस्ट तैयार है। नतीजों का सीजन है, कहां कहां नजर रखनी है, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी वरुण दुबे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग। वैसे तो देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, लेकिन जरा बताइए नतीजे वीकेंड पर जो कंपनियों ने पेश किए कैसे रहे? नॉट ग्रेट इनफ, इतने खास भी नहीं थे कि जो आपके मार्केट को सपोर्ट करे। और सबसे उसमें पहले तो रिलायंस दिग्गज, इसके नतीजे थोड़े बहुत अनुमान से मिस हुए हैं। रेवेन्यूज करीब 12% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 15.6% का अनुमान था, 15.1% पे आए हैं। वहाँ पे एक मिस देखने मिला है, और मुनाफा जो है 18,021 करोड़ पे आया है, 20,540 करोड़ से घट के हमारा अनुमान 20,400 करोड़ के आसपास का था। इसके अलावा लेकिन जियो का कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा देखने मिला है, क्योंकि आरपुर जो है 151.6 से बढ़कर 167.6 पे आए हैं, यानी करीब 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, जबकि 5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा था। तो जियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उसके चलते देखते रिलायंस पे क्या इंपैक्ट होता है। और हाँ, इसका इंपैक्ट जो है बाकी टेलीकॉम कंपनीज पे भी होगा, इसके लिए वहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। टाटा पावर अच्छे नतीजे हैं, ठीक ठाक नतीजे, अनुमान से बेहतर है। यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 15.5% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 15% से बढ़ के 15.6, जबकि 15.7% का अनुमान था, तो अनुमान से थोड़ा बहुत मिस है। मुनाफा जो है 632 करोड़ पे आया,
454 करोड़ के आसपास का अनुमान यहाँ लगा के चल रहे थे और कंपनी ने ₹1.75 का डिविडेंड का ऐलान किया है। नवीन फ्लोरिन स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है, मार्जिन 25% से गिर के 23%, आय 22% बढ़ी है और मुनाफा फ्लैट 75 करोड़ पे आया है। ₹6 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन मार्जिन यहाँ पे डाउन है 25.5% से गिर के 24.9%। रेवेन्यूज 50% बढ़े हैं, मुनाफे में भी करीब 77% के आसपास की बढ़ोतरी है। 86 करोड़ से बढ़ के ये करीब 150 करोड़ के आसपास निकल के आया है। वही कंपनी ने 33 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। ग्रीनवेल नॉर्टन रेवेन्यूज 10% बढ़े हैं, मार्जिन्स गिरे हैं 22.2% से गिर के 22.1%। मुनाफे में 13.5% के आसपास का बढ़ोतरी देखने मिली है। ₹12 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है इन्होंने और एक कंपनी में 122 करोड़ में ये हिस्सा भी खरीद रहे हैं। बजाज कंज्यूमर्स वीक है, इनका रेवेन्यूज जो है 12% गिरे हैं, मार्जिन जो है उसमें भी गिरावट हुई है 24.8% गिर के 15.9%। मुनाफे में 34.5% के आसपास की गिरावट हुई है। ₹4 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। BLS इंटरनेशनल अच्छे हैं, रेवेन्यूज 75% बढ़े हैं, मार्जिन 7% से बढ़ के 13.5%। मुनाफा जो है उसमें करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी है। और इसके अलावा सेशेशाही पेपर मिक्स नतीजे हैं, रेवेन्यूज बढ़े हैं लेकिन मार्जिन्स भी यहाँ बढ़े हैं 10.5% से बढ़ के 16.8%। मुनाफा जो है उसमें करीब 11% के आसपास की गिरावट हुई है। ₹2.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी इन्होंने किया है। पॉइंट टेकन। वरुण, अब जरा ये बता दीजिए आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? ट्रिगर्स में तो आज UPL के नतीजे आएंगे तो वहाँ पे नजर होनी चाहिए। इसके अलावा दालमिया भारत, FNO में GNFC और PVR यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। एक लिस्टिंग होने वाली है आज, कैंपस शूज की लिस्टिंग होगी। इशू प्राइस जो है ₹292 प्रति शेयर का है। याद रखिएगा इसका सब्सक्रिप्शन जो है 51.75 टाइम्स हुआ था। LIC का IPO इसका आज आखिरी दिन है। सैटरडे संडे भी आपको याद होगा कि आप LIC के IPO के लिए अप्लाई कर सकते थे। काफ़ी सारे बैंक्स खुले हुए थे। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 1.79 टाइम्स हुआ है। रिटेल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, 1.59 टाइम्स के आसपास जो है रिटेल का हिस्सा भर चुका है और पॉलिसी होल्डर्स जो है उनका हिस्सा 5.04 टाइम्स भरा है। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री, वैसे तो मार्केट को लग ही रहा था ऐसे ही कुछ ऐलान आएगा, लेकिन फ्राइडे को आफ्टर मार्केट्स L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के बीच जो मर्जर है उसका ऐलान हुआ। माइंडट्री के 100 शेयरों के बदले L&T इन्फोटेक के 73 शेयर जो है वो मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस मर्जर के चलते इस कंपनी पे आपको नजर रखनी है। 9 से 12 महीनों में जो पूरी डील है वो पूरी होने वाली है। इसके अलावा बैंक्स अपने लेंडिंग रेट बढ़ा रहे हैं। HDFC लिमिटेड ने भी बढ़ा दिए हैं। होम लोन 0.3% से महंगा हो चुका है। और इसके अलावा कैनरा बैंक, PNB हाउसिंग, इंडियन बैंक इन सब ने बढ़ा दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नजर रखिएगा क्योंकि देश भर में जो LPG सिलेंडर है, घरेलू LPG सिलेंडर, उनके दाम जो है अब ₹50 से महंगे हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, ₹1000 के आसपास पहुंच चुके हैं। M&M रीस्ट्रक्चरिंग की जो खबरें थी उसके ऊपर कंपनी का बयान आया है कि हम ऐसा कोई प्लान फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। ल्यूपिन 2 दवाओं के लिए इस कंपनी को US FDA से मंजूरी मिली है। औरंगाबाद की जो फैसिलिटी है उसमें ये दवाई बनाई जाएंगी। करीब 42 करोड़ के आसपास, $42 करोड़ के आसपास का US में इसका मार्केट है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग पे नजर रखिएगा क्योंकि वॉलंटरी अमालगमेशन को RBI से NOC मिल चुकी है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनीज यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट का रियल एस्टेट की जो GST है उस पर एक अहम फैसला आया है। फैसले से घर खरीदार जो है उन पर GST का जो बोझ है वो कम होने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन लागत ज्यादा होने पर GST की केवल 1/3 जो है वो डिडक्शन ही देना गलत है। और बड़े शहरों में कई बार प्रोजेक्ट की लागत में जमीन का हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो इसके चलते देखते हैं कौन सी रियल एस्टेट कंपनीज आज रिएक्ट करती हैं। चलिए, तो खबरों के दम पर ये वो स्टॉक्स हैं जिनका भी वरुण ने जिक्र किया, यहां पर आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में रखनी नजर। शुक्रिया वरुण वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। BSE खरीदने की सलाह है, 810 का स्टॉप लॉस लगाए और इस स्ट्रैटेजी में 875 का टारगेट ये सुझा रहे हैं। और साथ ही अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है कि ITC में आज आप दाव लगाकर चले। खरीद की रिकमेंडेशन ₹266.65 के पास है, टारगेट 272 का और स्टॉप लॉस 259 का आपको लगा के चलना है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है। ब्रॉडर मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या देखने को मिल सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी, जरा बताइए कि आज मूड मिजाज तो अच्छा है नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के खराब संकेत हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ होगा? कहीं कमाई के मौके दिख रहे हैं आपको? मॉर्निंग नेहा जी, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक नजर आ रहा है। निफ्टी ऐसे लग रहा है कि 16,300 16,200 गैप डाउन से ही वहां पे खुलेगा।
तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर वीक है, सेलर राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, उछाल पे बिकवाली के ही शेयर पे फोकस करें। बैंक निफ्टी भी ऐसा लग रहा है कि 34,000 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। 34,700 का वो लेवल है, जब तक वो लेवल पार नहीं होते स्पॉट में तब तक यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। तो आज के लिए 2 ट्रेड है, दोनों सही साइड में है। आरबीएल बैंक जहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, वहाँ पे 117 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चल सकते हैं 110 के टारगेट के लिए। वहीं आती इंडस्ट्रीज दूसरा एक काउंटर है जहाँ पे भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, तो इसे भी बिकवाली करके चलने की सलाह होगी। उछाल पे बेचे 775 तक के लोअर साइड में टारगेट के लिए 805 का स्टॉप लॉस होगा। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां कहां कमाई के मौके हैं। मोती बाजार की रणनीति रखते हैं आपके सामने। आज रिकमेंडेशन मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा की तरफ से निकल कर आ रही है। सोना आज डिप पर खरीदने की सलाह है। एमसीएक्स जून कॉन्ट्रैक्ट 51,100 के पास खरीद के चले, 50,900 का स्टॉप लॉस, 51,550 का टारगेट मिल जाएगा। चांदी में भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर खरीदने की सलाह है 63,600 के टारगेट के लिए। और अंत में कच्चा तेल मई वायदा एमसीएक्स पर खरीदने की रिकमेंडेशन है, 8,300 पे मिले तो खरीद के चले। टारगेट 8,580 का है और स्टॉप लॉस लगाना है 81,500 के आसपास का। चलिए अब बताते हैं आपको एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेजेस की तरफ से दर्ज हुई है। आज एफआईआर वो एक एक करके रखते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है वो रिलायंस पर है। मैक्वेरी ने अपने अंडर परफॉर्म का आउटलुक बरकरार रखा है, टारगेट 1850 का है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट 3,253 का है। जेफरीज खरीद की पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है, टारगेट 2,950 का। जेपी मॉर्गन इन्होंने अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखा है 2,575 के टारगेट के साथ। कैनरा बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की सलाह है कि आप यहां पर उन्होंने अपना अंडरवेट आउटलुक बरकरार रखा है, टारगेट 240 का है। इनफैक्ट फेडरल बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की रिकमेंडेशन भी आपको बताते हैं, ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 130 का है। और अंत में नवीन फ्लोरिन पर जेफरीज की रिकमेंडेशन है, होल्ड की सलाह इनकी तरफ से आई है 4,215 के टारगेट के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।